ओके, चैप्टर 4 में अब हम डिस्कस करने वाले हैं एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सो एल्यूमिनियम की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और यूजेस को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह जाएगा एलम का, तो वो हम कल की क्लास में थोड़ा सा टॉपिक एलम के बारे में, पोटेश एलम के बारे में डिस्कस करेंगे। आज नहीं कर रहा चूँकि जाहिर सी बात है वक्त इतना ज़्यादा नहीं है, तो जितना हो सकता है आज मैं उतनी चीज़ें आज करवा दे रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के हमने मेटलर्जी में डिस्कस कर ली कि एल्यूमिनियम को कैसे बॉक्साइट ओर से हम निकाल सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं प्रॉपर्टीज़, क्या इसकी खसूसियात है। तो प्रॉपर्टीज़ दो तरह की हो सकती हैं, फिजिकल भी केमिकल भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से मराद वही के देख कर, चख कर, सूंघ कर, हाथ लगा कर, ये जो अपनी आप बता दें उस प्रॉपर्टीज़ को, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले चीज़ को ये इट इज़ अ ब्लूइश वाइट मेटल, ये एक ब्लूइश वाइट कलर का मेटल होता है। अगर आपने एल्यूमिनियम को देखा होगा तो वाइट कलर होता है, लेकिन उसका एक ब्लू टिंट आ रहा होता है उसमें से। टिंट मतलब एक शेड आ रहा होता है ब्लू टाइप का एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स में से, विद अ सिल्वरी लस्टर। और अच्छा, एक सिल्वरी लस्टर भी उसके होते हैं, सिल्वर चमक भी होती है, विच इज सून डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्साइड फॉर्मेशन, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम घरों पे आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह होते हैं, पतीलियाँ होती हैं, लेकिन वो चमक नहीं होती हैं, काफ़ी डल सी होती हैं। वो वाइट कलर होता है लेकिन वो डल सी होती हैं। बट ओरिजिनली जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो उसका एक ब्रिलियंट सिल्वर लस्टर होता है उसका, वो चांदी की तरह चमक रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से उसकी लस्टर ख़त्म हो जाती है, एक रिएक्शन की वजह से। वो रिएक्शन यहाँ पर पहले केमिकल प्रॉपर्टी भी है, एक्शन ऑफ एयर, कि जब एल्यूमिनियम का रिएक्शन एयर के साथ होगा, मतलब ऑक्सीजन के साथ होगा, क्योंकि जब हम एयर से रिएक्शन कराते हैं तो एयर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है बनिस्बत नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन स्टेबल होता है अपने हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Al2O3। नाउ वी हैव टू बैलेंस इट, सो बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, तो ये क्या होती है, इसकी एक लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के चारों तरफ, जिससे क्या होता है, उसकी जो लस्टर है ना वो ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है इस ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो पहली चीज़ समझ में आ गई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, इट इज़ लाइट इन वेट, हल्का होता है वजन में। अगर आपने एल्यूमिनियम के बर्तन अगर आपने उठाए हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं, स्टील के आराम से उठा लोगे आप, लिफ्ट कर लोगे। एल्यूमिनियम के आराम से आप लिफ्ट कर लोगे, लेकिन स्टील के जो यूटेंसिल्स होंगे आप उनको जो है नहीं उठा पाओगे, वो काफ़ी भारी होते हैं। डेगची वगैरह अगर आप देख लो ना, तो एल्यूमिनियम की हल्की होती है, क्योंकि ये लाइट वेट का होता है। इसका चूँकि मॉलिकुलर वेट भी तो कम ही है ना, वो एटॉमिक वेट भी इसका कम है, 27 है, जबकि आयरन वगैरह के इससे ज़्यादा होता है, 56 होता है। इट इज़ मेलिएबल इन डक्टाइल, ये मेलिएबल डक्टाइल होता है। भाई मेटल है ना, एल्यूमिनियम चूँकि एक मेटल है, यम आ रहा है लास्ट में, तो मेटल है। अब मेटल है तो जाहिर सी बात है मेलिएबल और डक्टाइल तो होगा। मेलिएबल मतलब जिसकी जो है वो शीट्स बनाई जा सकें, जिसके हैमरिंग करके उसकी शीट बना सकें, तो इसकी शीट बन सकती है एल्यूमिनियम की, बिल्कुल। और डक्टाइल मतलब जिसको विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके तार बनाए जा सके, तो एल्यूमिनियम का तार भी बनता है। नेक्स्ट, इट इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट। अच्छा, एल्यूमिनियम क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल है, इसमें कोरोजन नहीं होता, इसमें जंग नहीं लगता एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में, अगर आपने देखा होगा। और इसके पीछे जंग नहीं लगने की वजह क्या होती है, क्योंकि जब अच्छा जंग लगना किससे कहते हैं, चैप्टर 5 में हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन के नाम से, कि आखिरकार क्यों किसी मेटल में कोरोजन होती है। तो कोरोजन का मतलब होता है कि अगर कोई मेटल हवा से रिएक्शन कर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड कोरोजन। लोहा है ना, आयरन, तो जब आयरन है, लोहा है, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा Fe+O2 तो क्या बना लेगा, Fe2O3, रस्ट बना लेगा। ये इसी को कहते हैं जंग लगना, रस्टिंग, कोरोजन। कोरोजन मतलब ख़राब होना, तो कोरोजन मतलब होता है ख़राब होना, किसी मेटल का ख़राब होना। जंग लगना, रस्टिंग भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन है जो कि आयरन के अंदर हो रही होती है। तो अब क्या है कि इसको हम कोरोजन रेजिस्टेंट क्यों कहते हैं, कि अगर एल्यूमिनियम की एक शीट है, जैसे एल्यूमिनियम, मैंने यहाँ पर ये एल्यूमिनियम मौजूद है, एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक मौजूद है, कि जब ये हवा से रिएक्शन करेगा, एयर से रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चारों तरफ एक पतली से लेयर बन जाएगी। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली से लेयर है ना Al2O3 की, ये क्या करेगी, फर्दर ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्शन करने से रोक देगी। एक लेयर, एक वाइट पाउडर जैसा उसके ऊपर चारों तरफ से जम जाएगा, और वो पतली से जो लेयर है वो क्या करेगी, फर्दर और ऑक्सीजन को इसमें पेनिट्रेट करने से रोक देगी। तो इससे क्या होगा, कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाएगा। ये समझ गए। तो हल्का सा कोरोजन, अभी ऑक्सीजन ने जब इससे रिएक्शन किया तो कोरोजन तो हुई है, लेकिन एक हल्की सी कोरोजन होगी, उसके बाद कोरोजन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से एक लेयरिंग आ जाएगी एक प्रोडक्टिव इसके ऊपर। सही है, इसलिए हम इसको कोरोजन रेजिस्टेंट भी कहते हैं, या कभी ये भी कहा जाता है सेल्फ कोरोजन रेजिस्टेंट। सेल्फ कोरोजन रेजिस्टेंट से मुराद के खुद ही अपने आप को ये एल्यूमिनियम क्या करता है, बचा लेता है। बाकी ये मेटल आयरन ऐसा नहीं कर सकता,
आयरन सेल्फ कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं है, हम उसको बना सकते हैं पेंट करके, स्टील बना के उसको डिफरेंट तरह से हम उसको कोरोजन से बचा सकते हैं। एल्यूमिनियम ऐसा है जो अपने आप को खुद ही कोरोजन से बचा लेता है ऑक्साइड लेयर की फॉर्मेशन से। क्लियर? नेक्स्ट, गुड कंडक्टर तो हो गया, दैट से बात है, मेटल है, हीट का भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट इसके बाद के या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक्शन ऑफ एयर तो समझ में आ गया होगा, एयर से कैसे रिएक्शन कर रहा है। सेकंड, एक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड से कैसे रिएक्शन करेगा। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे कोई भी एसिड ले लिया, HCl ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम की +3 वैलेंस से Cl के नीचे आ जाएगी और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, वेरी इजी रिएक्शन। 3 लगा के बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे 3/2 लगा लेंगे, ये भी बैलेंस हो जाएगा। मैं फ्रैक्शनल बैलेंस कर रहा हूँ, आप चाहो तो होल नंबर बैलेंस कर लेना, टाइम की कमी है तो जल्दी मैं कर रहा हूँ। एक्शन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब X से रिएक्शन करना है, वेरी सिंपल है, किसी भी हैलोजन से रिएक्शन करा दें, Al + Cl2 क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ठीक है, ये 3/2 लगा के बैलेंस कर लिया इसको, सही है। एक्शन ऑफ अल्कली, अल्कली कैसे कहते हैं, अल्कली मीन्स बेस, बेस और अल्कली दोनों दे बोथ आर सेम थिंग्स। अल्कली जस्ट हम क्या करते हैं, अरबिक में कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहा जाता है, और बेस या अल्कली आप जानते हैं जिसमें OH आ जाए वो बेस है, वो अल्कली है। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम जो होता है ना वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एल्यूमिनियम और जिंक, इन दो के बारे में बताया था, एम्फोटेरिक नेचर होता है, एसिडिक बेसिक दोनों तरफ बिहेव करते हैं। तो अगर आप एल्यूमिनियम को HCl से रिएक्शन करोगे तब भी सॉल्ट बनेगा, दिस इज अ सॉल्ट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और अगर आप इसको अल्कली से रिएक्शन करोगे तब भी सॉल्ट बनेगा, लेकिन डिफरेंट सॉल्ट बनेगा। जैसे अब यहाँ पर देखो, अच्छे की बनाया हुआ भी लास्ट क्लास में, Al + NaOH, अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaAlO2, ठीक है, इसके साथ जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें, ये सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास बन जाएगा। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे साबित हो रहा है सोडियम का एम्फोटेरिक नेचर। अगर पेपर में रिएक्शन, अगर सवाल आ जाए कि राइट डाउन 2 रिएक्शंस टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एसिड से रिएक्शन और एक बेस से रिएक्शन शो करना पड़ेगा, और आप दिखाएंगे कि भाई दोनों सूरतों में सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब कि इसके यहाँ पर इसका बेसिक नेचर शो हो रहा है, चूँकि ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाया, तो यहाँ पर ये इसका बेसिक नेचर शो हो रहा है और यहाँ पर इसका एसिडिक नेचर शो हो रहा है, दोनों सूरतों में न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, सॉल्ट और वाटर बन रहा है। एक्शन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से रिएक्शन कैसे करेगा, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करता, नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीजन से करता है। अगर आपको नाइट्रोजन से कराना है रिएक्शन तो फिर हाई टेम्परेचर पे होगा, हाई टेम्परेचर पे होगा, क्या बन जाएगा, Al(N) +3 माइनस, पता है ना, ये वैलेंसीज कट हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंस करना है तो जिसको 1/2 कर लिया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट इज सेक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन करना है, Al + C, ये बन जाएगा, Al और C लगा दिया। अब वैलेंसी चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम +3, कार्बन +-4, वैलेंसी इंटरचेंज, तो क्या हो गया, Al4C3, दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एल्यूमिनियम, और कार्बन अगर अकेला आ जाए तो दिस इज कॉल्ड कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड। बैलेंस करना है, दिस इज 4, दिस इज 3। क्लियर, सारे रिएक्शंस वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, अच्छा, इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन इतने आसान नहीं होते, कुछ होते हैं जिस तरह के इजी रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे टिपिकल भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें से कोई भी टिपिकल रिएक्शन नहीं है, जस्ट एडिशन हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एडिशन ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सही है। नेक्स्ट है 7th है, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस किसे कहते हैं, थर्माइट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ 2 थिंग्स, एल्यूमिनियम और Fe2O3, मतलब रस्ट जो आपका होता है, फेरिक ऑक्साइड, जंग, इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर कहलाता है थर्माइट, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट साबित होता है। यहाँ पर हम शो करेंगे कि एल्यूमिनियम असल में एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी मेटल्स होते हैं सबके सब रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, चाहे सोडियम वगैरह कोई भी मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। वो जाहिर सी बात है, जो इनकी वैलेंसी खुद अपनी वैलेंसी क्या करते हैं, वो अपनी खुद की वैलेंसी जो है वो बढ़ाते हैं और साथ में दूसरे की वैलेंसी रिड्यूस कम कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है, अच्छा, इसी थर्माइट प्रोसेस को हम लोग वेल्डिंग पर्पस में भी इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है रिएक्शन ये। तो एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, थर्माइट प्रोसेस के अंदर हमें इन दोनों को रिएक्शन कराना पड़ेगा। हम एल्यूमिनियम लेंगे और एल्यूमिनियम के साथ Fe2O3 लेंगे और हल्का सा स्पार्क देंगे, इसको स्पार्क देंगे, मतलब हल्का सा इसको स्पार्क देंगे, हल्की सी हीट उसको हम प्रोवाइड करेंगे, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम 0 है, Fe +3 है
ऑक्सीजन -2 है, ऐसे ही है, फेरिक ऑक्साइड है ना ये। एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, बनेगा Al2₃ और आयरन अलग हो जाएगा। क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है आयरन से, सबको पता है। अब एल्यूमिनियम जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट बैलेंस, 2 आ गया आयरन में यहाँ पर और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इक्वेशन बैलेंस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि Al2O3 बनेगा, आयरन बनेगा और उसके साथ बहुत सारी हीट एनर्जी खारिज होती है, बहुत सारी हीट एनर्जी खारिज होती है। और इतनी हीट एनर्जी खारिज होती है कि हम टेम्परेचर की बात करें तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज हो जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम और Fe2O3 का रिएक्शन एक साथ करो और हीट कर दो तो क्या होगा कि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ये एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और इस हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेज कर जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम यहाँ पर एज अ रेडिएटिंग एजेंट तो साबित हुआ, ये तो समझ में आया आपको। कैसे, एल्यूमिनियम 0 था और 0 से +3 पे चला गया तो खुद यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और आयरन +3 था, +3 से क्या हो गया, आयरन 0 हो गया, तो आयरन खुद रिड्यूस हो गया। किसने किया उसको रिड्यूस, एल्यूमिनियम ने किया। तो एल्यूमिनियम हुआ एक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अपनी वैलेंसी बढ़ा रहा है, दूसरे की घटा दे रहा है, यही तो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसका उल्टा होता है ना, अपनी घटा के दूसरे की बढ़ा जाता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो 2 ही एजेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में। तो ये एल्यूमिनियम यहाँ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट साबित होता है थर्माइट प्रोसेस के अंदर। टेम्परेचर यहाँ पर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस कर जाता है। और इतने हाई टेम्परेचर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए, वेल्डिंग वगैरह करने के लिए। क्लासिकल दौर में, पुराने ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में सबसे पहला जो मेथड था ना वो थर्माइट प्रोसेस था, जिसके ज़रिए वेल्डिंग वगैरह किया जाता था, जिसमें एल्यूमिनियम और Fe2O3 के पाउडर को मिक्स करके हीट करते थे तो इतनी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती थी कि आयरन जो है वो मेल्ट हो जाता था। तो स्मेल्टेड आयरन से फिर क्या करते थे, जॉइंट्स वगैरह, फोर्जिंग वगैरह ये सब कुछ कर रहे होते थे। ये पुराने ज़माने में होता था वेल्डिंग प्रोसेस। हमने इस वक्त सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर वेल्डिंग के डिफरेंट तरीके पढ़े हैं, उनमें से एक मेथड आपके पास थर्माइट प्रोसेस है। और कौन सा मेथड पढ़ा है, याद है किसी को? यस, ऑक्सी एसिटिलीन वाला। इथाइन की जब हम कंबस्टन करते हैं तब जाकर, वो भी एज आ मतलब कि हम वेल्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, गैस वेल्डिंग जो मैं बता रहा था आपको। एक और भी हमने पढ़ा है तरीका वेल्डिंग का, किसी को याद है? यस, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च भी वेल्डिंग पर्पज़ के लिए होता है। तो 3 जगह पर आपने अपनी नोटबुक में वेल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है। तो 3 चीज़ें हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च भी यूज़ करते हैं, और इस तरह से आपके पास थर्माइट प्रोसेस भी है, और इथाइन को ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? देन उसके बाद आते हैं यूजेस की तरफ, इस्तेमालात की तरफ, के कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इस एल्यूमिनियम को। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, मतलब घर के बर्तन वगैरह बनाने में। क्लियर? क्यों घर बर्तन बनाते हैं? चूँकि आपको पता है गुड कंडक्टर है हीट का, हीट को कंडक्ट कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि हम उससे जो है वो बर्तन वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट, वायर्स बनाने में, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है तो तार बनाते हैं, इससे भी बताया आपको। एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल मतलब होता है पतरी, पतरी कह लो या कह लो एक वर्क कह लो, या वर्क भी कह सकते हैं। एल्यूमिनियम का वर्क इज़ यूज फॉर रैपिंग चॉकलेट, स्वीट्स एंड सिगरेट्स। ठीक है, एल्यूमिनियम की पतरी होती है, एल्यूमिनियम का पेपर होता है, जिसको नॉर्मली कहा जाता है चांदी के वर्क। हम लोग कहते हैं ना चांदी कलर का लग रहा होता है तो हम लोग उसको चांदी के वर्क कहते हैं, सिल्वर। लेकिन वो चांदी नहीं होता, एक्चुअली वो एल्यूमिनियम होता है। उसका कलर उसका ऐसा होता है, चांदी जैसा लग रहा होता है बिल्कुल। वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है, जो बर्फ़ी वगैरह पे, मिठाइयों के ऊपर लगा होता है, हलवे के, खीर के ऊपर लगा होता है। देखा होगा आपने, स्वीट्स वगैरह को, इससे चॉकलेट्स भी होते हैं कुछ उसके अंदर रैप होते हैं, सिगरेट्स के अंदर भी, सिगरेट बॉक्स के अंदर भी इस तरह से एक पन्नी लगी होती है सिल्वर टाइप की, वो एल्यूमिनियम फॉइल होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो मॉइस्चर वगैरह से बचा रहा होता है, देखा जाए उसके सब्सटेंस को ख़राब होने से बचा रहा होता है कि मॉइस्चर वगैरह अंदर ना जा सके। चूँकि एल्यूमिनियम क्या करता है, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है हर तरफ से, है ना, जो ऑक्सीजन वगैरह उसको ऑब्जॉर्व कर लेते रहते हैं वो। इसकी वजह से मिठाइयों वगैरह में, इस तरह सिगरेट वगैरह में लगाते हैं, ताकि सिगरेट में जब मॉइस्चर लग जाएगा ना तो वो ख़राब हो जाएगा, वो तंबाकू उसके अंदर जो होती है, तो उसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल चारों तरफ से लगा होता है सिगरेट के डब्बे के अंदर। समझ में आ गई बात? तो एल्यूमिनियम फॉइल को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए भाई, कि स्वीट्स को, चॉकलेट्स को, और जो है वो सिगरेट बॉक्सेस वगैरह को रैप करने के लिए, उसको लपेटने के लिए। सही है, सिंपल। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इन दो चीज़ों का मिक्सचर इसका कहलाता है, इसको हम लोग कहते हैं अमोनल। एमसीक्यूज के लिए याद रखना पड़ेगा कि इसको अमोनल कहा जाता है। और अमोनल क्या है? इट इज़ एन एक्सप्लोजिव, ये एक धमाकेखेज़ मवाद है।
कि जब एल्यूमिनियम नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड मैंने बताया था, हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो वो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का जो मिक्सचर है वो अमोनल कहलाता है, और अमोनल को एक एक्सप्लोजिव धमाका खेज मवाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने काफ़ी सारे एक्सप्लोजिव्स का तस्करा किया है, अगर आप में से किसी को याद है तो बताते जाओ। पहला तरीका पिक्रिक एसिड, दैट इज TNP, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, चैप्टर 9 में पढ़ा, और बोलो साइक्लो नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पढ़ा अभी इसको, नाइट्रोग्लिसरीन अभी हमने नहीं पढ़ा। नाइट्रोग्लिसरीन चैप्टर वो नाइट्रिक एसिड के अंदर हम पढ़ेंगे डायनामाइट बनाने के लिए। और क्या पढ़ा है? TNT पढ़ा है, ट्राइनाइट्रोटोलिन, हाँ साइक्लोनाइट पढ़ा है, साइक्लोनाइट जिसको हम RDX भी कह रहे थे। और ये हमारे पास एक अमोनल है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सेकेंड ईयर के अंदर ये सारे एक्सप्लोजिव्स हैं, TNP है, नाइट्रोग्लिसरीन है, TNT है, साइक्लोनाइट है, अमोनल है, जो बॉम्ब्स वगैरह को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें से एक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, अमोनल एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर है। ये सब मिक्सचर्स भी याद रखने पड़ते हैं। ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाना है आपको, तो उसका भी तरीका है कि क्या करते हैं कि फिनॉल की नाइट्रेशन कर देते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो बनता है। नाइट्रोग्लिसरीन अभी नहीं बता रहा, वैसे इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स होते हैं चीज़ें, तो नाइट्रिक एसिड की मदद से बनता है। अच्छा, TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, मतलब टोलिन की अगर आप नाइट्रेशन कर दें तो बनेगा साइक्लोनाइट, फॉर्मेल्डिहाइड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। अमोनल एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है। ये कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। एक्सप्लोजिव्स किस तरह से हो रहे हैं, वेल्डिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, इसको एक मतलब हर चैप्टर में अलग अलग बिखरे में, लेकिन आप इसको एक सेटिंग में भी आप इसको रख लिया करें कि ये सारे वेल्डिंग के लिए हैं, ये सारे एक्सप्लोजिव के तौर पर, ये सारे प्लास्टिक हैं। इससे क्या होता है और जल्दी रिवाइज हो जाती हैं चीज़ें, कि जैसे प्लास्टिक जहन में है तो सारे प्लास्टिक जहन में आपके आ जाने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एमोनल बनाने में इस्तेमाल होता है एल्यूमिनियम। अच्छा, नेक्स्ट इट इज़ यूज टू प्रिपेयर अलॉय, अलॉय को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अलॉय किसे कहते हैं? भरत। एंड व्हाट इज भरत? अलॉय कॉम्बिनेशन ऑफ या मिक्सचर ऑफ मेटल्स, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर होता है वो अलॉय कहलाता है। फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स, बिकॉज 2 मेटल्स कैन नेवर रिएक्ट केमिकली। केमिकल रिएक्शन तो 2 मेटल कभी नहीं कर सकते हैं आपस में, फिजिकली मिक्स हो सकते हैं, उसी को हम लोग अलॉय फॉर्मेशन कहते हैं, अलॉय का बनना कहते हैं। अब 2 अलॉय हैं जो कि एल्यूमिनियम से बनाए जा रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ब्रोंज, सेकंड इज कॉल्ड ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। अच्छा, एक तो सिर्फ ब्रोंज होता है, एक सिर्फ ब्रोंज होता है जिसको हम लोग कांसी भी कहते हैं, कांसी या तलाई कहते हैं, जो ओलंपिक वगैरह में 3rd पोजीशन को दिया जाता है, ब्रोंज मेडल, कांसी का तमगा जिसको कहते हैं। तो वो सिर्फ ब्रोंज होता है, वो कॉपर का अलॉय है, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, दैट इज वो ब्रोंज कहलाता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये एल्यूमिनियम ब्रोंज है। एल्यूमिनियम ब्रोंज में कंपोजिशन क्या होती है, चूंकि इसका फॉर्मूला तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज मिक्सचर है, मिक्सचर की कंपोजिशन होती है हमेशा, फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला कंपाउंड का होता है। तो एल्यूमिनियम 10% होता है, जबकि 90% कॉपर होता है इसके अंदर। तो ये एल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ब्रोंज। कम एल्यूमिनियम है, ज़्यादा कॉपर होता है। प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, एल्यूमिनियम ब्रोंज की? लाइट होता है, हल्का होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट, मतलब इस पर जंग नहीं लगता, और कलर क्या होता है इसका? गोल्डन, गोल्ड जैसा या गोल्डन कलर का होता है, सोने के रंग का होता है, सुनहरी कलर का होता है। इसलिए इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, क्या बनाने के लिए? इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन मतलब नकली, जिसको नॉर्मली मंजूस भी कहा जाता है, तो है ना, मंजूस के जो ज्वेलरी बिल्कुल गोल्ड जैसा दूर से लग रहे होते हैं वो, बट वो काला पड़ जाता है कुछ दिनों में, तो वो इमिटेशन गोल्ड उसको कहा जाता है, सस्ते रेट में मिल जाता है वो, है ना भाई। तो जो इमिटेशन गोल्ड होता है ना, जिसको इमिटेशन ज्वेलरी कहते हैं, इमिटेशन गोल्ड कहते हैं, वो यही होता है एल्यूमिनियम ब्रोंज। गोल्डन लग रहा होता है वो, बिल्कुल सोने जैसा रंग इसका होता है, लेकिन वो होता गोल्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉइन्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कॉइन मतलब सिक्के बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम ब्रोंज का जो कॉइन आपको दिख सकता है ना, गोल्डन कलर का, ये जो 2 रुपये का सिक्का पुराने वक्तों में आया करता था ना, देखा है बादल जिस पे बने होते थे, बादशाही मस्जिद वाला, पहले जो आता था गोल्डन, तो वो सिक्का होता है। अब तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया है, वाइट। तो पहले वो जो है वो गोल्डन कलर का एल्यूमिनियम ब्रोंज होता था वो, ठीक है ना। स्टेचूज़ को बनाने में, डिफरेंट स्कल्पचर को, मुजस्मे को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है इसको, समझेगा। तो ये पहला अलॉय है जो बनता है किससे? एल्यूमिनियम से। दूसरा अलॉय क्या है? ड्यूराल्यूमिन। तो ड्यूराल्यूमिन सेकंड अलॉय है जो कि एल्यूमिनियम से बनता है। इसकी कंपोजिशन याद रखिएगा कि 95% एल्यूमिनियम है, 4% कॉपर है, तो 1% बच गया। अब 1% में से 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल, इन सबको मिलाएंगे आपस में इस प्रोपोर्शन के साथ, तो आपके पास ड्यूराल्यूमिन आएगा। ड्यूराल्यूमिन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी भाई? ये भी लाइट होगा, हल्का होगा, कोरोजन रेजिस्टेंट होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट से मुराद क्या कि जंग इसमें भी नहीं लगेगा, और कैसा होगा? टफ होगा। टफ मतलब कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, आराम से नहीं टूटेगा। सख्त होगा मतलब उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, टफ होगा।
बना किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरालेमिन को? अच्छा, ये एक पास्ट इस्तेमाल है, मैंने लिखा तो है यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग कि इसको यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। एरोप्लेन की जो बॉडी होती है ना, एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये लाइट भी है, हल्का भी है एल्यूमिनियम, और टफ भी है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी है, तो प्लेन में तो हमें हर हल्की से हल्की चीज़ लगानी होती है ताकि वो पैसेंजर और कार्गो ज़्यादा कैरी करके ले जा सके। बनिस्बत बॉडी का ही अगर सारा वेट आ जाएगा तो वो सामान कैसे लेकर जाएगा, लोगों को कैसे लेकर जाएगा? तो इसके लिए क्या होता है, बॉडी हल्की से हल्की मेटल की बनाई जाती है। तो पुराने वक्तों में बोइंग 707 और उससे पुराने वक्तों की बात है, चूँकि जहाज़ जो है ना, जहाज़ की जो कंपनी होती है, दो ही कंपनियाँ दुनिया में जहाज़ बना रही होती हैं। एक आपके पास बोइंग कंपनी कहलाती है और दूसरी एयरबस। एयरबस और बोइंग ये दो कंपनियाँ जो कि एक अमेरिकन कंपनी एक जर्मन कंपनी है, तो वो बना रही होती हैं। अब आप बोलो सर PIA भी तो बनाती है, तो PIA इज़ एयरलाइन। पाकिस्तान एयरलाइन का काम जहाज़ बनाना नहीं होता है, वो जहाज़ उड़ाती हैं, सिर्फ बनाने का काम अलग कंपनीज़ का है। दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनीज़ बना रही थी, बोइंग और एयरबस। पाकिस्तान ख़रीदता है इन कंपनीज़ से, ठीक है। तो जो इन कंपनीज़ में जो बनता है ना, जहाज़ जो बन रहे होते हैं, अब उसमें उसके जो कह लो कि जो उसके स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की अलग इंजीनियरिंग होती है पूरी। जैसे PIA वगैरह के अंदर आप देंगे ना, PIA ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की ट्रेनिंग होती है। एरोस्पेस होता है, एवियोनिक्स होता है, उसके अंदर शीट मेटल होता है उसके अंदर। तो शीट मेटल के अंदर क्या डिस्कस करते हैं, इस पूरी बॉडी के बारे में। शीट मेटल इंजीनियरिंग मतलब किस मेटल से बनाया जाएगा एरोप्लेन के पूरे स्ट्रक्चर को। तो क्योंकि वो पूरी डिज़ाइनिंग बड़ी देख कर करनी पड़ती है, एरोडायनेमिक्स वगैरह का लिहाज रखना पड़ता है जहाज़ को बनाते हुए, ताकि वो हवा को काटते हुए सीधा जाए और एक्सीडेंटली कुछ ना हो सके। क्योंकि जहाज़ बड़े क्रिटिकल चीज़ है, हवा में हज़ारों फीट ऊपर उड़ रहा होता है, और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई अगर मसला पेश आ जाए तो फिर सॉल्यूशन कुछ नहीं होता उसका, सवाए क्रैश लैंडिंग के। तो ये बड़े मसले वाली चीज़ होती है और बड़ा एक दिल दहल जाता है उन वाक़यात को देखकर जब भी ऐसा होता है कभी। तो इसके लिए बड़ा देखना पड़ता है कौन सा मेटल लगाना चाहिए, जिसकी वजह से वो ज़्यादा। तो ड्यूरालेमिन पुराने वक्तों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब नहीं इस्तेमाल किया जाता। याद रखना, अब ड्यूरालेमिन कहीं किसी भी जगह इस्तेमाल नहीं होता। अब फाइबर्स का दौर है। नाउ वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स। अब जो है ना, जो जहाज़ की जो शीट बनती है वो फाइबर्स से बनती है। फाइबर सिंथेटिक कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनकी मदद से बनाया जाता है, और वो इस ड्यूरालेमिन से ज़्यादा टफ होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ उससे ज़्यादा लाइट होते हैं, है ना। डायमंड से ज़्यादा हार्ड किस्म के हमने जो है वो फाइबर्स तैयार कर लिए, केवलार वगैरह, जो कि डायमंड से ज़्यादा सख्त होता है। आर्टिफिशियली मेड सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है उसको। तो अब ज़्यादातर उनको इस्तेमाल करके शीट मतलब के बनाया जा रहा हो। तभी तो देखो ना कि डबल डेकर बस जो है वो एरोप्लेन्स भी आ गए। एयरबस A380 का नाम आपने सुना होगा। 2 मंजिला जहाज़ है पूरा, वो फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है, और ऊपरी जहाज़ है जो कि हवा में उड़ रहा है। तो उसके जो बॉडी बनाया गया होगा वो बहुत लाइट फाइबर से बनाया जाता है, ताकि बॉडी का वेट ना आ सके, हवा में आराम से उड़ सके वो। इसकी बड़ी शानदार इंजीनियरिंग है। पाकिस्तान के अंदर तो सिर्फ एक ही इदारा है जो कि इसकी इंजीनियरिंग करवा रहा होता है, दैट इज़ NUST CAE, नस्ट कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसको हम कहते हैं रिसालपुर में मौजूद है ये। तो और उसमें नॉर्मली जो है वो PAF के थ्रू जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, तब जाकर टेस्ट वगैरह क्लियर कर लिया आपने उनका, तब आपकी 4 साल की पढ़ाई वहीं पर होती है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है एरोनोडायनेमिक्स वगैरह, जहाज़ को किस तरह बनाया जाता है, कैसे उड़ता है हवाओं में। ठीक है, समझ में आ गई बात सारी? दैट्स इट।